बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं का अपमान। जी हाँ, आप देखेंगे बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या करके उसके लाश को पेड़ पे लटका के मार दिया गया था। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे बांग्लादेश में जो एक एंटी इंडिया लीडर था उस्मान हांडी, उसको मार दिया गया था। इस उस्मान हांडी का जो ग्रेट व्यू था वो था ग्रेट बांग्लादेश। ये ग्रेट बांग्लादेश क्या है हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ आप न्यूज़ में देखेंगे जब ये उस्मान हादी पे अटैक हुआ था तो जो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है जिस यूनिस, उन्होंने कहा था जो उस्मान हादी पे ये अटैक है, ये अटैक माना गया है बांग्लादेश के डेमोक्रेसी पे, इसे एक अटैक माना गया है। साथ ही साथ हम जानेंगे जो बांग्लादेश के एनसीपी के जो नेता है उन्होंने भारत को खुलेआम धमकी दी है कि वो भारत से सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे। तो ये सेवन सिस्टर है क्या, इसके विषय में हम जानेंगे। उसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन होगा कि बांग्लादेश किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। यदि आपको इसके विषय में पता हो तो आप इसे आंसर के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं बांग्लादेश में जो ये हिंसा हो रही है उसके पीछे की सबसे बड़ी कारण क्या है। अगर मैं उसके पीछे की सबसे बड़े कारण की बात करूं तो वहाँ के सबसे बड़े जो कारण है वह है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। स्पेशली आप देखेंगे जो वहाँ के अवामी लीग की है और तथा एनसीपी के जो लीडर्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। स्पेशली आप देखेंगे जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी जो अभी कुछ दिन पहले कोलैप्स हुई है, तथा अपोजिशन के बीच में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह क्या है, यह है चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे। अपोजिशंस का वहाँ पे नारा ये था कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उसने इलेक्शन जो हुआ था उससे क्या किया था, चोरी किया था, वोट को चोरी किया था, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश जो है उसके साथ मिलके उन्होंने जो वोट है वो अपने अधिकार में करा लिया था। एंड तीसरी जो वजह, जो सबसे बड़ी वजह बताई गई थी वो स्टूडेंट का मूवमेंट। आप देखेंगे बांग्लादेश में एक एंटी कोटा रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि 2018 में आपको पता है बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी, स्पेशली शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सभी कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था। जो पुराने कोटा सिस्टम्स आ रहे थे उसे खत्म कर दिया था। खत्म करने के पीछे उनके अपने कुछ वजह थी, कारण थे। और 2024 में क्या हुआ था, जो बांग्लादेश की हाई कोर्ट थी उसने क्या किया था, पुराने कोटा सिस्टम्स को लाने की बात की थी। और इस कोटा में क्या हुआ था, लगभग 30% का जो रिजर्वेशन था वो दिया गया था, जो कह सकते हैं उनको, जो बांग्लादेश के जो मुक्ति योद्धा थे उन सबको दिया गया था। अर्थात इसमें टोटल जो थे कह सकते हो लगभग 56% के आसपास की रिजर्वेशन था। उसमें से मैक्सिमम जो रिजर्वेशन दिया गया था वो दिया गया था किसको, मुक्ति योद्धा को दिया गया था, जिसको लेकर बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा आक्रोश हो गया था। मतलब एक बहुत बड़ा टेंशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और दूसरी कह सकते हो चौथी सबसे बड़ी कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक टेंशन, मतलब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है जैसे हिंदूस हो गए, उन सबके बीच में टेंशन है। एंड थर्ड का पांचवा आप कह सकते हो आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक स्टेट। देखिए जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जैसे ही बात करें ये शेख हसीना गवर्नमेंट आए थे तो वहाँ पे बहुत से जॉब लॉस हुए थे, बहुत सारे जॉब लॉस हुए थे। इकोनॉमिक बहुत कह सकते हो कि इकोनॉमी अच्छी थी, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के वो लोग उससे खुश नहीं थे। मतलब एक्चुअली करप्शन बहुत अधिक हो गया था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। तो यह एक अलग तरह का दबाव था। एंड हिंसा, हिंसा के बीच में अफवाहें, आज के बीच में पता है सोशल मीडिया का ज़माना है और अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई गई थी हिंसा के बीच में, बहुत ज़्यादा। स्पेशली शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो लॉ एंड आर्डर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, उसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जस्ट लाइक आप देखेंगे जब स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो इस समय क्या हुआ था, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने पुलिस आर्म फोर्सेस को लगा दिया था, जिससे कुछ स्टूडेंटों की मौत हो गई थी। और उसके बीच में बहुत सारे अफवाहें भी फैलाई गई थी अपोजिशन द्वारा, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत बड़ा ले लिया और शेख हसीना की गवर्नमेंट को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा था। तो अगर मैं कंक्लूजन्स के रूप में देखूं, इस वायलेंस के कंक्लूजन्स के रूप में देखूं, तो जो बांग्लादेश में वायलेंस होने के पीछे का जो रीजन है वो एक नहीं है, देयर इज नॉट ए सिंगल रीजन।
मल्टीपल रीजन जस्ट लाइक पॉलिटिकल रीजन्स हो गया, इकोनॉमिक रीजन्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हो गया, मतलब बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या हुआ बांग्लादेश में ये वायलेंस हो रहे हैं। आइए समझते हैं आखिरकार इस वायलेंस से बांग्लादेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बांग्लादेश पे। देखो जैसे ही ये वायलेंस स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में लाइफ का लॉस बहुत हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, स्पेशली फॉर स्टूडेंट मारे गए थे जो इस विद्रोह में साथ दे रहे थे। उन लोगों को क्या हुआ बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इलीगली कैप्चर कर लिया था और उन्हें मार दिया गया था, कह सकते हो उन पे शूट भी हुआ था, फोर्स द्वारा शूट भी किया गया था जिसके तहत पुलिस मारे गए थे। और जिसके क्रोध में आके जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को लॉस को जला दिया था। स्पेशली जो शेख हसीना की गवर्नमेंट से उसके जो मिनिस्टर्स है उनके घरों को जला दिया गया था, जो पार्लियामेंट है बांग्लादेश की उसको जला दिया गया था। वही वही मैंने न्यूज में देखा था जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश की उसको भी जला दिया गया था, ठीक है। ब्रेक द लॉ, लॉ एंड ऑर्डर को सभी ने ब्रेक कर दिया था, मतलब कानून व्यवस्था इस वायलेंस की तरह कानून व्यवस्था जो थी वो लगभग खत्म हो गई थी। लोग कानून व्यवस्था को मान नहीं रहे थे, जितने भी मॉल उन्हें दिखे रास्ते में उस सभी को लूट लिए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला था, सोशल इफेक्ट भी देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटी है उनके साथ बहुत ज्यादा क्रुएल्टी की गई थी। जस्ट अभी मैं आगे बताऊंगा कि एक व्यक्ति को वहां पे जिंदा जला दिया गया है, कल परसों की ही बात है, ठीक है। एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि जैसे ही ये वायलेंस स्टार्ट हुआ बहुत सारे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, उन्हें बंद करना पड़ा। एंड डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा, जिससे जो लोग पर डे काम करने वाले होते हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई पर डे मजदूर काम नहीं कर पाते क्योंकि जो काम है वो भी रुक गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था स्पेशली बाहर बांग्लादेश में। उस बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हुई थी क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में रिलेशन देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, ठीक है। एंड नेबर उस कंट्री स्पेशली फॉर इंडिया पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था। अगर मैं इसे कंक्लूजन के रूप में देखूं तो वायलेंस हुआ था बांग्लादेश में, इसका इम्पैक्ट कंट्री पे सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इमेज इम्पैक्ट इसको देखने को मिला था। अब मैं आपसे बात करता हूँ आखिरकार भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। भारत पे इससे इम्पैक्ट देखने से पहले आपको थोड़ा सा इसके जियोग्राफी के विषय में जान लें तो और अच्छे समझ में आएगा। यदि आप इसके लोकेशन को देखेंगे, बांग्लादेश के लोकेशन को देखेंगे तो ये साउथ एशिया में एक कंट्री से जो स्पेशली क्या होता है इंडिया से सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करती है। इसके देखेंगे वेस्ट में, नॉर्थ में या फिर ईस्ट में, जैसे यहाँ से देखेंगे ये सभी जो बॉर्डर्स है ये क्या है, ये पूरे के पूरे जो बॉर्डर्स है लैंड बाउंड्रीज है ये इंडिया से शेयर करता है। और यहाँ पे एक छोटा सा देखेंगे, छोटा सा क्या है, ये म्यांमार से भी बाउंड्री शेयर करता है। एंड इस रीजन में, इस पूरा वाला रीजन देखेंगे ये इसका एक ओशन है, स्पेशली जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे एक ओशन बाउंड्री शेयर करता है। मतलब ये तीन लोगों से बाउंड्री शेयर करता है। इस साइड आएंगे तो आप इंडिया से मिल जाएंगे, इधर भी इंडिया है पूरा, और यहाँ पे म्यांमार है जिसे हम बर्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है ये इंडियन ओशन से बाउंड्री शेयर करता है। वही हम बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के बीच की बात करें तो बांग्लादेश टोटल 4,900 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री शेयर करती है और मोस्टली ये लैंड बाउंड्री शेयर करती है। इस बाउंड्री की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था उसी समय इसका नाम दिया गया था, रेड क्लिफ लाइन दिया गया था। इसमें बहुत सारे रिवर्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारे रिवर्स है, जस्ट लाइक आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र हो गया, मेघना हो गया, तीस्ता हो गया, ये सब जो रिवर्स हैं इसके साथ क्या करते हैं नेचुरल बाउंड्री बनाती है। नेचुरल मतलब स्मॉल स्मॉल लेकिन ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। अगर मैं बात करूँ भारत के स्टेट वाइज, जो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा इससे बाउंड्री शेयर करती है तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर वेस्ट बंगाल करता है, उसके बाद असम करता है, फिर मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो ये सब भारत के सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट है। मतलब टोटल 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम, इन 5 स्टेट से बाउंड्री ये शेयर करता है। अगर मैं इसके बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करूँ, चूंकि भाई बहुत बड़ा बॉर्डर है, लगभग 4,096 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर्स है, तो इस पे इंडिया की तरफ से क्या होता है, जो बीएसएफ होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तथा बांग्लादेश की तरफ से हम बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से
बीजीबी को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। बीजीबी मतलब होता है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, मतलब इन दोनों की तरफ से अलग अलग बॉर्डर्स के मैनेजमेंट के लिए फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई किए। इनका बेसिकली काम क्या होता है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो नक्सलीवादी होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, इन्हें रोकने का काम करना इनका बेसिकली काम होता है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं आखिरकार इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा जो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ने तो बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ा, क्योंकि जैसे ही ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो भारत की तरफ आए थे, जिसकी वजह से भारत में एक दूसरी तरह का टेंशन क्रिएट हो गया था। शरणार्थियों की मतलब बहुत ज़्यादा शरणार्थी हो गए थे। तो भारत पे क्या हुआ था भाई, ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत पे डाल रहा था, एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट यहाँ से कोलैप्स की गई, तो उसके बाद भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। ट्रेड एंड इकोनॉमिक आप इस समय देखेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, मतलब ना के बराबर ट्रेड हो रहा है। एक समय था कि साउथ एशिया में देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, और आज के समय में देखेंगे तो इनके बीच में ट्रेड ना के बराबर हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते से अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग भागते आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, कुछ नक्सलवादी भी भाग के आ जा रहे हैं, जिससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे भी खतरा देखने को मिल रहा है। कम्युनल सेंसिटिविटी, जस्ट लाइक मैंने बताया अभी 2 दिन पहले ही क्या हुआ था, एक हिंदू लड़के को जला के मार दिया गया था, और उसके मारने के बाद वहाँ पे अल्लाहू अकबर का नारा लगाया गया था। तो ये कम्युनल सेंसिटिविटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और रीजनल सिक्योरिटी को भी ये इम्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हम कंक्लूजन्स के रूप में देखें, तो जो वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है किसको, इंडिया को, इन मल्टीपल फील्ड, जस्ट लाइक सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, या फिर रीजनल स्टेबिलिटी, इसमें यह प्रभाव डालता है। ठीक है, इन सब को लेते हुए क्या हुआ था, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो भी ये हिंदूज को यहाँ पे देखो मारा गया था, उसको इन्होंने बहुत ही हॉरिबल बताया था, असहनीय बताया था। लेकिन